अ, देखिए लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। किसके बारे में? मैक्सवेल के इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर द मैक्सवेल, अगर मैक्सवेल नहीं होता, सपोज दैट मैक्सवेल नहीं होता, तो क्या होता? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अंडरस्टैंडिंग है, जो आज हम लाइट को समझ रहे हैं, इट इज़ अ वेव, ये हम कभी भी नहीं समझ पाते। ठीक है। सो देयर इज अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल to understand the light. Okay, he said that light is a electromagnetic wave. We will prove that. आगे हम देखेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कोई भी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने मैक्सवेल्स की इक्वेशंस डील की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि था कि चार इक्वेशंस होती हैं। पहला तो सिंपल गॉस लॉ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, that equal to total charge inside the Gaussian surface divided by relative permeability of the free space. ठीक है। और दूसरा था आपका सिंपल गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू जीरो। ये रीजन इसका ये है कि एक सिंगल मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किसी भी मैग्नेट का एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आता है किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो जीरो आता है। जो थर्ड इक्वेशन थी वो फैराडे की थी, जिस फैराडे के इक्वेशंस में ये था कि टोटल फ्लक्स चेंज थ्रू अ सरफेस दैट इक्वल टू व्हाट, दैट कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू दैट, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ सिंपल कहता है कि टोटल फ्लक्स चेंज थ्रू अ लूप इज इक्वल टू व्हाट, दैट इक्वल टू टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू द लूप। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप के थ्रू चेंज कर रहा है, तो उसके वजह से उस लूप में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। उसी तरह से लास्ट जो था वो एम्पियर्स का लॉ था। उसमें कहा गया कि टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज लूप, टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लो थ्रू द लूप। ओके। तो ये चार चीज थी। तो मैक्सवेल ने इसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम किया वो एम्पियर सर्कुटल लॉ को मॉडिफाई किया। ठीक है। उसका कहना था, यदि देखो कि अगर आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो वो मैंने डिस्कस काफी अच्छे तरह से किया है कि किस तरह से ऐसे हो सकता है। ठीक है। और फिर उसने जो एम्पियर्स का लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। उस इक्वेशंस के अंदर उसने ये बताया कि टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the closed loop equal to mu naught times of total conduction current प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था उस मैक्स इक्वेशन में वही डिस्प्लेसमेंट करंट था। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? कि वो करंट जो कि जो कि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आता है। ठीक है। और मैंने आपको ये चार इक्वेशंस काफी डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था, मैक्सवेल के इक्वेशंस को। तो यू कैन गो थ्रू दैट and understand, then come to this topic. So today we will focus how we can produce, or how we can produce electromagnetic wave. How? Okay. So our topic today topic is that to dealing how we can
generate or produce electromagnetic wave, and what is the equation of electromagnetic wave. Just like example, जैसे sound अगर मीडियम में प्रोपोगेट करता है तो वी नो दैट it is a wave, but what kind of wave? This is a longitudinal wave. So what happened? There will be a fluctuation of pressure throughout the space with the time. जानते हैं ना भाई, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, we produce the sound. So when sound is producing, then what happen? There will be a fluctuation of pressure into the space with position and with time. Okay, and that fluctuation is actually function of time. यानी the fluctuation is sinusoidal. Sinusoidal प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो साइनसोइडल होता है. उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर स्पेस में ट्रेवल करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या करेगा, पोजीशन के साथ और टाइम के साथ थ्रू आउट द स्पेस चेंज करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द स्पेस टाइम के साथ चेंज करेगा. और वो जो चेंज होगा वो कैसा होगा, साइनसोइडल होगा. how it is and how we can prove by the Maxwell equations that we will discuss in that particular lecture. Okay, so there is a two things that we have to understand into this lecture. Is one is how electromagnetic wave is generated, okay, and what is the equation of electromagnetic wave, that we have to be understand in that particular lecture. Okay, so let's begin then. I'm just saying to you. तो देखिए, सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन है, इसको समझने वाला और जो लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है बताने वाला जो पर्सन था वो हर्ट्ज था. ठीक है, मैक्सवेल ने अपना काम कर दिया था. उसने अपने 4 इक्वेशन दे दिए थे. उसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. हर्ट्ज ने क्या काम किया, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा उसने, और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है और कितनी स्पीड से वो चल सकता है. ठीक है, तो देखते हैं उसने क्या किया. उसने सिंपल एक काम किया, हर्ट्ज ने काम किया. उन्होंने 2 एलसी सर्किट यूज किया. ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा हम टेलीफोन पे बात कैसे करते हैं. ठीक है, ओके. तो उन्होंने काम किया कि 2 एलसी सर्किट लिया. एलसी सर्किट का मतलब होता है, आप लोगों ने एसी में पढ़ रखा है कि एक कैपेसिटर है और साथ में एक इंडक्टर लगा हुआ. ठीक है, दिस इज द एलसी सर्किट. ओके, इस कैपेसिटर पे चार्ज सी है, सॉरी इसका कैपेसिटेंस सी है, और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो कितना है, एल. ठीक है, इनिशियली दिस कैपेसिटर इज चार्ज, वेरी चार्ज, मीन्स इस कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज आया वो आया कैपिटल क्यू, और इस पे आया माइनस क्यू. इनिशियली दिस इज अ चार्ज. क्या है ये, चार्ज है. ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या कि इस चार्ज की वजह से इस कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. धीरे धीरे क्या करेगा, ये चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होना, यानी ये जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा. है ना, आपको एलसी सर्किट मैंने समझा रखा है. ठीक है, तो एलसी सर्किट में हमने डिस्कस किया था कि पहले हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर होता है, और वो चार्ज कैपेसिटर क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है. मीन्स इसके पास जो स्टोर्ड है एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी. इट इज अ सिंपल लाइक, जो एलसी सर्किट होता है वो सिंपल आपका कह सकते हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है. ठीक है, जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, उसी तरह से ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर. मतलब एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है. तो लेट अस सपोज दैट वी assume that this is the ideal capacitor and this is the ideal inductor. So we know that
कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पहले इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो ये जो एनर्जी है कन्वर्ट होना स्टार्ट किसके अंदर करेगा? मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। समझ रहे हो बात? तो जब ये मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो देख सकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपेसिटर के अंदर वो क्या करेगा? चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है। जब तक ये चार्ज था इसमें कोई भी करंट नहीं था सर्किट के अंदर, बट जैसे ही ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और ये आपके एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट करेगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, बिकॉज इट गोइंग टू डिस्चार्ज। वी नो दैट कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन। सो इफ क्यू इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन व्हाट हैपन इज आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा? इसके अंदर करंट आएगा, इसके अंदर करंट आएगा। करंट की वजह से हमें पता है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया पूरा कहानी कि ये डिस्चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से क्या होगा? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब फिर क्या होगा? दोबारा मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? कि जैसे कि ये डिस्चार्ज होगा पहले, फिर कुछ देर बाद दोबारा चार्ज होगा, यानी चार्ज का यहाँ पे फ्लैक्चुएशन होगा। चार्ज का कब यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर फ्लैक्चुएशन होगा। अभी तो ये चार्ज इस पे मैंने प्लस क्यू डाल रखा है, इस पे माइनस क्यू डाल रखा है, कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा? इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू हो जाएगा। यानी चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लैक्चुएशन हो रहा है इन प्लेट्स के ऊपर। इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट आल्सो विल बी फ्लैक्चुएट, and due to fluctuation of electric energy what happen? Magnetic field will be electric field due to fluctuation of electric field. Here is a magnetic field. उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कभी ये वाला जो है इसके अंदर एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, कभी ये डेसिपेट करे, कभी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। तो उसने ये देखा कि एलसी कोई हम एक एलसी सर्किट लेते हैं, ठीक है, हम क्या लेते हैं? एक एलसी सर्किट लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो देन इट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लैक्चुएशन ऑफ चार्ज it produce a certain kind of fluctuation of electric field and magnetic field into the space, into the space। ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिस इज द, let's suppose y, this is suppose x, and this is curve for electric field। तो उसने ये कहा कि देखो चूंकि चार्ज का यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो रहा है, इस यहाँ पे चार्ज का फ्लैक्चुएशन होगा, तो इसके वजह से जो ये स्पेस है, इस स्पेस में, यहाँ पर स्पेस में, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लैक्चुएशन क्या हो रहा होगा? पोजीशन के साथ अलग अलग पॉइंट के ऊपर स्पेस में अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे यू कैन सी द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसने ये देखा कि यहाँ पे चार्ज का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, चार्ज के फ्लैक्चुएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर वो भी क्या कर रहा है? टाइम के साथ चेंज कर रहा है और पोजीशन के साथ भी चेंज कर रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है क्योंकि चार्ज का फ्लैक्चुएशन होता है। ठीक है, ओके। और जो ये फ्लैक्चुएशन है वो एक्चुअली साइनोसॉइडल है। तो ये देखा है जो फ्लैक्चुएशन है वो एक्चुअली साइनोसॉइडल है, मतलब जैसे साइन का ग्राफ बनेगा वैसे ही अगर आप इस फ्लैक्चुएशन यानी ई का पोजीशन के साथ और टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो वो साइन का बनेगा, यानी जो फ्लैक्चुएशन है वो साइन का या कोसाइन का होगा, साइनोसॉइडल होगा, सिंपल। और उसने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लैक्चुएशन की वजह से क्या हो रहा है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेट्स सपोज दिस इज जेड एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो कैसे जनरेट हुआ? यू कैन सी द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड that will be propagate, that will be travel from one point to another point. This fluctuation, जैसे प्रेशर, जैसे हम साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड में की वजह से जो प्रेशर का फ्लक्चुएशन है वो पोजीशन और टाइम के साथ होता है। उसी तरह से यहाँ पर चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज का फ्लक्चुएशन हुआ, चार्ज के फ्लक्चुएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन और मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्चुएशन है वो स्पेस के अंदर प्रोड्यूस हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा था पोजीशन के साथ, और पोजीशन टू पोजीशन चेंज कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड भी पोजीशन टू पोजीशन चेंज कर रहा था, और उसके साथ चेंज कर रहा था, टाइम के साथ चेंज कर रहा था। मतलब बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फ्लक्चुएट इनटू द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एंड that fluctuation is known as electromagnetic wave. That fluctuation is known as electromagnetic wave. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हुआ? वेव का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, समथिंग दैट there's some quantity that will be fluctuate with respect to the time, with respect to the time and position. जैसे कि साउंड की बात करें तो वहाँ प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है पोजीशन और टाइम के साथ। उसी तरह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है तो किसके साथ फ्लक्चुएट कर रहा है? पोजीशन और टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्यों हुआ फ्लक्चुएशन? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ चार्ज। यदि ये ऑक्सीलेट नहीं करता चार्ज तो ये फ्लक्चुएशन आपको दिखता नहीं। तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज, what happen? Electric field change, and due to which, due to which, due to this, magnetic field also change, and that electric field is a function of position and time, and in same manner magnetic field is a function of position and time, and that fluctuation of both quantities, the fluctuation of both quantities travel from one position to another position, travel this fluctuation, or you can say this fluctuation that can be travel, that travel, that that travel with some velocity from one position to one position to other position, which is called propagation. इसको हम क्या कहते हैं? Which is called propagation of wave, which is called propagation of wave, propagation of wave, and that propagation ये देखा गया उसने, and that propagation, that propagation is perpendicular to, is perpendicular to, is perpendicular to fluctuation of, fluctuation of electric field and magnetic field. Okay, so that is what Hertz experiment. I did here what's Hertz experiment. Okay, okay. So because of fluctuation of oscillation of charge, what happened? Electric field will be changed, and due to this electric field change, what happened? Magnetic field will be changed. यही तो मैक्सवेल ने भी कहा था कि भाई देखो तुम कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज प्रूव हुआ यहाँ। अब अगर अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके सोचूं, ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज, देन सपोज दैट वी हैव, सपोज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम,
suppose a spring block system. So what happened? What happened? Here the velocity of the velocity, देखिए अगर आप, आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान के चलो ये ब्लॉक यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और जब ये वापस दोबारा से अपने मीन पोजीशन पे जाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया 0, बट एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम। बट जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो देख सकते हो जब चीजें ऑक्सीलेट, जब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी जब ये ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है ना, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम और यहाँ पे एक्सेलरेशन मिनिमम, वेलोसिटी यहाँ पे 0 और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। So when there is an oscillation, there something that will be oscillate means there is an acceleration. There is an acceleration. So if I say that the charge is oscillating, means also we can say whether charge is oscillating or whether charge is accelerating, or we can say when charge is oscillating, when charge is accelerating, accelerating. तो देखिए चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है तब भी एक्सेलरेट करेगा। जब चार्ज सपोज सर्कुलर मोशन में है, सपोज एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है आपका सर्कुलर, सपोज ये चार्ज क्यू है, दैट चार्ज क्यू इज गोइंग इनटू दिस सर्कल, देन व्हाट हैपन, दैट हैव सम एक्सेलरेशन, toward the center, which is radial acceleration. And because of this acceleration what happened, that each and every point, हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगा इस चार्ज पार्टिकल का चेंज कर रहा होगा। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। पहले यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया। इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है ना। मतलब एक्सेलरेशन की वजह से क्या करेगा, एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस के अंदर चेंज करेगा। तो चाहे तो चार्ज ऑक्सीलेट करवाओ या फिर उसको एक्सेलरेट कराओ, ठीक है, चाहे तो ऑक्सीलेट करवाओ और चाहे एक्सेलरेट कराओ, दोनों ही सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पेस के अंदर वो चेंज कर रहा होगा और वो टाइम के साथ भी चेंज कर रहा होगा। एंड दैट फ्लक्चुएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे जनरेट कर सकते हैं, आइदर बाय फ्लक्चुएशन ऑफ द चार्ज और आइदर बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी then we cannot produce the electromagnetic wave. Okay, so because if the charged particle are moving with this constant velocity means that what current is charge q equal to क्या होता है, q equal to if charge current, it depend upon what velocity of the charged particle. if velocity is constant, charged particle की velocity constant हो गई, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो करंट भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और चार्ज अगर करंट हो गया कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रह जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। आ रहा बात में, जैसे अगर मैं एक वायर लूं, सपोज दैट आई से दैट देयर इज अ वायर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। if we have a suppose wire, or in this wire what happen, चार्ज पॉजिटिव चार्ज करंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। लेट्स सपोज आई से दैट पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ही ले लो, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन्स, so electron are moving in this direction. So if we say that this electrons move with constant velocity, v is constant. So if v is constant, what happen, I is also constant, because we know that I is depend upon drift velocity. So v is constant, अगर velocity constant हो गया तो current क्या हो जाएगा constant. If I is constant, what happen, magnetic field also constant. So if magnetic field constant, then there is a no induced EMF.
अब जब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं हो सकता। बट अगर यही चार्ज पार्टिकल सपोज एक सर्कुलर पाथ में है या फिर किसी वायर के थ्रू एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की वजह से करंट भी चेंज करेगा। अब करंट यदि चेंज करेगा, अगर करंट यदि चेंज किया, तो करंट के चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्पेस के अंदर चेंज करेगा। आ रहा है बस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। So that is a very precise reason how we can generate the electromagnetic wave by the acceleration of charge. By the acceleration of charge, if any charge particle that will be accelerate with some velocity or some acceleration, then it produce electromagnetic wave. That's why I say that. Okay, that is very important. Now next thing that Hertz do what? सबसे जो important चीज उसने काम किया कि उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड बताई। There is a first scientist who tell the what is the speed of electromagnetic wave in vacuum. In vacuum, पहला तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है। अब उसने ही ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा। मैंने बताया दैट विल बी प्रोपोगेट विद सम वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा होगा, ये उसने इस तरह से समझाया। कैसे समझाया, देखो उसने क्या किया। उसने एक एलसी सर्किट के बदले उसने दो एलसी सर्किट लिया। उसने एक एलसी सर्किट के बदले क्या किया, दो एलसी सर्किट लिया, एक इधर ठीक है, ये सी और ये एल, दो एलसी सर्किट रखा। ठीक है, आई एम सॉरी, दो एलसी सर्किट रखा ऐसे करके। दिस इज द सी, इज द, दो एलसी सर्किट रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये चूंकि पॉजिटिव इसको चार्ज किया, इसको डिस्चार्ज कर दिया, ये पहले चार्ज था, देन व्हाट हैपन, इट गोइंग टू डिस्चार्ज, so it produce what, electromagnetic wave, it going to produce electromagnetic wave. I'm just take a simple scenario, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके प्रोड्यूस कर देगा। लेट अस सपोज जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन ऐसे है, मैं मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसके साथ, पोजीशन और टाइम के साथ, वो कहाँ पे पहुंचेगा, इस वाले एलसी सर्किट पे पहुंचेगा। अब देखो चार्ज के फ्लक्चुएशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन के साथ और टाइम के साथ स्पेस में चेंज कर रहा था। अब जब ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे पहुंचा, इस कैपेसिटर पे पहुंचा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो उल्टा होगा, चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन था, यहाँ पे चार्ज था कैपेसिटर, और ये जैसे ही डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस with position that will be changed with respect to the position and time, it reach to the another LC circuit। ठीक है, दूसरे एलसी सर्किट पे पहुंचेगा। अब वहां पर जैसे ही ये वेव पहुंचा, ये फ्लक्चुएशन पहुंचा, वहां पे जैसे ही पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या कर रहा होगा, इस जगह पे चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट, चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट होगा, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया, तो देन इट्स अगेन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट विल बी ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। ओके, ध्यान से समझना, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ चार्ज का, यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ, दैट विल बी ट्रेवल एंड रीच टू दिस एलसी सर्किट। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा। जब दोनों चीज टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर
चार्ज का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस चार्ज के फ्लक्चुएशन की वजह से फिर से क्या प्रोड्यूस होगा, एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो यू कैन सी एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से गया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से गया, एंड इट फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इनटू द स्पेस, वी कंसीडर फ्री स्पेस। तो देख सकते हो एक वेव इधर से गया, एक वेव इधर से गया, दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगे क्योंकि दोनों वेव आपस में ट्रेवल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों वेव आपस में चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इट विल बी सुपर इम्पोज, okay, it will be superimposed, so it form what, a standing wave। अब आपको मैंने वेव वाले चैप्टर में स्टैंडिंग वेव के बारे में समझा रखा है, इट फॉर्म व्हाट, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि चीजें टाइम के साथ अब चेंज नहीं कर रही होंगी, मीन्स किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो फ्लक्चुएशन, जो कोई भी चीज चेंज है, मतलब यहाँ पे चार्ज का जो भी चीज है एट स्टडी स्टेट, वी विल डिस्कस दिस थिंग। एट स्टडी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि दैट समथिंग दैट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके। सो एट स्टडी स्टेट व्हाट हैपन, व्हाट हैपन व्हाट हैपन एट स्टडी स्टेट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो। यू कैन सी देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, here is also electric field zero, here is also field electric field is zero, and that is called node, that is called node, and somewhere कुछ जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन मैक्सिमम है, and that is called एंटी नोड, this position is called एंटी नोड। ये मैं आपको पढ़ा रखा है, ये सिंपल वैसा ही केस है जैसा कि आपने स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ा था, याद करो स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ा था। उस स्ट्रिंग वेव में एक वॉल हमारा फिक्स था, हमने यहाँ पे पल्स क्रिएट किया था, पल्स ऐसे करके क्रिएट कर दिया था, and that pulse will be travel in this direction and it strike with this wall and again travel in opposite direction, and pulse travel in opposite direction, okay, and it get superimposed and forming this kind of wave। this kind of wave, this is called what, a standing wave। standing wave क्या होता है, वो वेव जिसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता, that appear to be stationary, means there is a no propagation through that wave, only there is a fluctuation, so स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाता है, एंड दैट जहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां को हम लोग इसको नोड कहते हैं, और जहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम उसको हम लोग एंटी नोड कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू node is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, okay, and also there is a lambda by, this distance is also lambda by 2। तो मैक्स जो हर्ट्ज ने क्या किया है कि दो एलसी सर्किट लिया, इससे इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब यहाँ पहुंचा तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का फ्लक्चुएशन हुआ, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव प्रोड्यूस हुआ, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किए, और एट रेजोनेंस कंडीशन और एट स्टडी स्टेट और एंड रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन, वी कंसीडर रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या था, जहां पर जहां पर जहां पर फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक ऐसी मतलब जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर जाए, सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, मीन्स इस ये हमारा सोर्स है, इज अवर सोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से कितना है, ओमेगा, दैट इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/√LC। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वो इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, ठीक है, लेट्स सपोज ये L1 ये C1, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, that is called resonance condition. So at that resonance condition, what happen? A standing wave form. A standing wave will be formed. Standing wave is formed. A standing wave will be formed. Okay. So this is the thing that you have to be understand. तो जैसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गया, तो देखो मान लो ये दोनों जो सर्किट है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, L डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, L डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो आप इसको मेजर कर ही सकते हो, है ना, और आपको पता चल गया कितने नोड्स बन रहे हैं, 3 नोड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो L होगा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसने क्या फाइंड कर लिया, वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे जो यहाँ पे ये वेव जो प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उससे इसको वेव उस वेव का वेवलेंथ पता चल गया। एंड नाउ अब ये जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसको पता है, वो ओमेगा पता है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी उसको पता था, दैट एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया, वेव का वेवलेंथ भी पता चल गया, देन ही यूज्ड द इक्वेशन v इक्वल टू इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, this is the velocity of electromagnetic wave, and that equal to what, lambda into f। तो ये चीज उसने कैलकुलेट कर लिया, ये चीज भी इसने कैलकुलेट कर लिया, मेजर कर सकता था, ये इसके हाथ के कंट्रोल में था, इसकी ये जो एल की वैल्यू है सी की वैल्यू से पता है, तो यहाँ से वो क्या कर सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल करके उसे फ्रीक्वेंसी पता चल जाता, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चल गई। दूसरा, ये दोनों ये दोनों सर्किट के बीच का डिस्टेंस पता था, और लेट्स सपोज दैट उसे 3 नोड मिल गए, तो उसने क्या दिया कि दिस एल इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेवलेंथ पता चल गया, जिससे वो क्या बताया उसने, स्पीड जो बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इन फ्री स्पेस दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, आई से दैट अप्रॉक्स। उसने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ पे जो ट्रेवल किया वो कितने स्पीड से ट्रेवल किया, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड से, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। तो हर्ट्ज was the first person who actually say that how electromagnetic wave is generate, and what is the electromagnetic, and what is the speed of electromagnetic wave, what is the speed of electromagnetic wave, and that is maximum value of electromagnetic speed, maximum speed of electromagnetic wave in vacuum, he calculate 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाउ यहाँ पे एक चीज और मैंने कहा कि रेजोनेंस कंडीशन, दैट स्टैंडिंग वेव विल फॉर्म एट रेजोनेंस कंडीशन, मींस द इफ impedance you know that what is the impedance, if you don't know, go through the AC chapters, I detail discussion over the impedance, I have detailed discussion on the impedance. So if I say that impedance of this circuit, because we consider this is the a pure सर्किट, प्योर सर्किट मैंने यहाँ पे प्योर कैपेसिटर माना, प्योर इंडक्टर माना, बट एक्चुअल में प्योर तो कुछ होता नहीं है, तो इट हैव सम रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट हैव सम इंपेडेंस, लेट्स सपोज Z1, सपोज बिकॉज इट हैव सम रेजिस्टेंस, तो इट इंपेडेंस इज Z1, एंड दिस द इंपेडेंस इज, इस सर्किट का इंपेडेंस कितना हो गया, Z2। so when the impedance of this both circuit match, or frequency of both circuit that will be matched, that is called resonance condition, at that condition standing wave will be formed and the fluctuation of electric field and magnetic field will be maximum.
मैं ये क्यों आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम टेलीफोन पे कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आपने समझ लिया दो बातें। पहली बात कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, दूसरी बात कितने स्पीड से ट्रेवल होता है और उसकी स्पीड कैसे हर्ट्ज ने कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके। अगर आप ये बातों को ध्यान में रखोगे तो आप ज़्यादा दिन तक चीज़ को रख सकते हो। मैं बताने के लिए, आप इसको पढ़ने के लिए, आप इसे रटने के लिए रट सकते हो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज। बट व्हाई? टू अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट डिटेल यू हैव टू स्टडी दिस थिंग। ओके, नाउ question is that how we can talk over the telephone. So that is a very simple thing. Suppose this is the source. This is the source. The source. And a source consisting LC circuit. Means आपके पास जो टेलीफोन है उसके अंदर क्या है, एक LC सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक LC सर्किट लगा हुआ है। ओके, यू गॉट इट। उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक LC सर्किट रखा हुआ है। ठीक है, तो जब क्या होगा, आप कॉल करोगे किसी को, जब आप कॉल किसी को करोगे, you speak something and that voice is converted, because the voice is converted into electrical energy, and by this LC circuit what happen, a electromagnetic wave will be generated. Okay, that will be generate electromagnetic wave from your phone. One electromagnetic wave will be generated and that reach to one of the tower. ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, उस टावर में भी एक LC सर्किट लगा होता है विच इज रिसीवर। ओके, वो क्या करेगा, यहाँ से जो वेव आ रहा था उसके वजह से, यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा उस वेव को यहाँ पे, उस वेव की वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे कहीं और हैं, जिसको फोन कर रहे हैं आपका दोस्त जो है कहीं और है, तो उसके मोबाइल में भी एक LC सर्किट है। ठीक है, वहां से सोर्स जहाँ पे आपका टावर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर से जनरेट करेगा और आपके दोस्त के मोबाइल तक उसको पहुंचाएगा। ठीक है, अब जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके दोस्त के मोबाइल तक पहुंचा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, चार्ज का फ्लक्चुएशन उसके सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा और उस चार्ज के फ्लक्चुएशन की वजह से, चार्ज के फ्लक्चुएशन की वजह से वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, साउंड एनर्जी। ओके, and he received the message. But this process is very fast. This process is very fast. With a few seconds, with a very few seconds, this thing will be happen, and that will be how it's happened in greater detail. You have to be study information technology. But I just say that this is your source. You're sending some signal, you're sending some message in the form of electromagnetic wave. He received that, okay, and again it generate electromagnetic wave. It's sent to you. So when the impedance of this system match with the impedance of this system, means the frequency of this mobile match with this mobile, है ना, match with this mobile, then what happen? When that, what happen? The fluctuation of the electric field will be maximum, and you get clear voice or clear information what you want. That will be possible when there is a condition of resonance. दूसरा एग्जांपल समझ सकते हो इस तरह से, जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है। ब्रॉडकास्टिंग होता है, क्या होता है कि एक स्टेशन होता है जहाँ पर कोई चीज़ वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। अब उस इंफॉर्मेशन को कई लोगों तक पहुँचाना होता है। जैसे सपोज आपके घर में रेडियो है, आप उस रेडियो के ऊपर आप कौन से भारतीय है, वो भारतीय को सुनना है, वो पता नहीं कौन सा भारतीय है, यार कोई स्टेशन होता है नेक्स्ट 93.5 रेड एफएम। ठीक है, एक स्टेशन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, we use radio wave, we use radio wave. Why we use radio wave? Because its wavelength is large. We will study that. ठीक है, radio wave, and that will be spread whole into the space, and that fluctuation
the space into the space, what happen? That electric field and fluctuate with respect to the position and time. So you have a radio, you set the channel, you set channel by फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 93.5 पे सेट करते हैं, तभी आपको वो मैसेज मिल पाता है। मतलब जो आपके डिवाइस में आपके डिवाइस में जो रिसीवर लगा हुआ है, यानी जो एलसी सर्किट लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी यदि सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तभी आप उस स्टेशन को सुन पाते हो, है ना? तभी आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो। अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको अलग-अलग क्या सुनाई पड़ता है? अलग-अलग आपको इन्फॉर्मेशन सुनाई पड़ता है। जैसे 1.104 है, अलग स्टेशन है, 9 1.8 है, ये अलग-अलग स्टेशंस हैं। तो वहाँ से अलग-अलग स्टेशन से अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजा जाता है। और हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, ठीक है? जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने सर्किट में जो हमारे डिवाइस में जो एलसी सर्किट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। जब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी यानी इस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी यदि सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है, देन वी गेट resonance condition. At resonance condition, what happen? At resonance condition, what happen? The fluctuation will be maximum. Clear, you get clear information what you want. So that is what electromagnetic wave, how it generates, and what is the speed of electromagnetic wave, and what is how broadcasting or telephone will be work. अगर आपको और डेप्थ में जानना है तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इफ यू इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, but it is not useful for your exam. The only thing that we will understand how electromagnetic wave is generated and what is the how we can calculate the speed of electromagnetic wave. That is very important. So that two things very important. Okay. So in next class we will discuss how what is the equation of electromagnetic wave. What is the equation of electromagnetic wave that we will discuss in next class. Okay. Thank you so much.